अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, आज हमने शुरू करना है जी कंटेंट एनालिसिस। पहले हमने जो 2 लेक्चर से, एक लेक्चर में हम क्वेश्चनेयर को पढ़ा था डिटेल के साथ, दूसरे में हमने पढ़ा था जी स्ट्रक्चर इंटरव्यू पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कंटेंट एनालिसिस। Content analysis has both quantitative and qualitative forms. What both type have in common is the study of text, uh, data sources such as television, written document, act. Quantitative analysis of media text, for example, use statistical techniques to categorize and count the frequency of people's behavior using a content analysis. अच्छा जी, इसमें हमारे पास है जी मिहान्स 1983, इसका एक रेफरेंस हम लिखेंगे जी। स्टडी ऑफ यूएस डे टाइम टेलीविजन फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई, ठीक है, द स्टीरियोटिपिकल रोल्स प्लेड बाय फीमेल कैरेक्टर्स इन सोप ओपेरास। होवर्ड, ये भी बंदा है जी। यूज द कंटेंट एनालिसिस टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टेलीविजन व्यूअर्स जनरली प्रेफर टू वॉच कैरेक्टर्स ऑफ देयर ओन एज। अब सबसे पहले तो मेरे बेटे समझे कंटेंट एनालिसिस है क्या। मैं हमेशा से आपसे कह रहा हूँ, अब हम जरा थोड़े बड़े हो गए हैं, ए लेवल्स कर रहे हैं, चीज़ों की हमारी जो चीज़ों की तरफ अप्रोच है उसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। लफ्ज़ क्या जी, एक लफ्ज़ है कंटेंट और दूसरा एनालिसिस। तो कंटेंट का मतलब है वो चीज़ जो हमारे पास पहले से मौजूद है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमारे सामने मौजूद है, अच्छा जी, ये कंटेंट। एनालिसिस का क्या मतलब है, आप उस चीज़ को आजकल के हिसाब से आपने उसको कंपैरिजन करना। कितनी आसान चीज़ है मेरे बेटे, को मुश्किल तो नहीं। सो व्हाट इज कंटेंट एनालिसिस इज बेसिकली we have something in the past or even in present situation, and we need to compare that situation with today's situation. So basically content analysis is a comparison, ठीक है। और content analysis जो है ये हमें किस तरह से सपोर्ट करता है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, आप उसको देख रहे हैं कि ये चीज़ ग्रेजुअली तौर पे इस तरह हो रही थी, तो अगर ये इस फॉर्मेशन के साथ इस लेवल पर जा रही थी तो ऑब्वियसली अभी ऐसा ही होगा, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस की कुछ स्ट्रेंथ है मेरे बेटे, पढ़ेंगे फिर साथ साथ मैं मजीद एक्सप्लेन करता रहूँगा। कंटेंट एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई अंडरलाइंग थीम्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट मे नॉट बी इमीडिएटली अपीरेंट। रिकरेंट थीम्स सच एज फीमेल एसोसिएशन विद हाउसवर्क in complex form of social interaction can also be identified. Hogenrod used the computer-based analysis to search historical account of war in order to identify recurring themes and words in the lead up to the conflict. This suggests that quantitative analysis can have predictive qualities. प्रिडिक्टिव क्वालिटीज, अब देख लें कंटेंट एनालिसिस के, ये एक बड़ी ज़बरदस्त ने बात की, इसकी स्ट्रेंथ में क्या है, प्रिडिक्टिव क्वालिटीज है इसमें। बाय आइडेंटिफाइंग अ पैटर्न ऑफ द पास्ट बिहेवियर दैट ऑलवेज लीड टू वॉर, इट वुड बी पॉसिबल टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलरली कोसिंस्की, ठीक है जी, use content analysis of Facebook to show how quotient, ये नहीं है जो intelligent quotient, ठीक है, sexuality and political views could be inferred from the things they liked, ठीक है। ले जी, इसकी पहली स्ट्रेंथ मेरे से आप समझ लें मेरे बेटे। कंटेंट एनालिसिस आपको क्या करता है मेरे बेटे, ये आपको एक प्रिडिक्टिव, इसका एक मोड है। प्रिडिक्टिव मोड का क्या मतलब है, जरा तवज्जो से सुन लें बेटे। आप किसी एक बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बच्चा है, वो टीवी के प्रोग्राम्स देखता है, वो टीवी के प्रोग्राम से देखें जी, वो उनमें किसी एक कैरेक्टर को पिक कर लेता है। जैसे आजकल बच्चे करते ही ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जी स्पाइडरमैन को उन्होंने ले लिया, बैटमैन को ले लिया। जब वो उनको, अब ये कंटेंट एनालिसिस का क्या मतलब है, कंटेंट क्या, जो टीवी के ऊपर कोई ड्रामा चल रहा है, कोई कार्टून चल रहा है, कोई मूवी चल रही है, हम लोग फिल्म्स देखते हैं। देखिए, हम अपने बालों का स्टाइल चेंज कर लेते हैं, हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। किसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपने फेवरेट एक्टर को, या आई मीन फॉर इंस्टेंस एक्ट्रेसेस को भी, यानी जो फीमेल है वो उनको करेंगी। तो बेसिकली वो क्या कर रही हैं, वो जिसको पसंद किया जा रहा है, जो उनका फेवरेट है, जिसको ज़्यादा वॉच टाइम दिया जा रहा है, वो उसको देखेंगे, उसके कंटेंट को देखेंगे और उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है, आ रही समझ। इसी तरह हम कहते हैं भाई ये बच्चा तो बड़े होकर शैतान ही बनेगा, क्योंकि हम देखते हैं वो जिस पैटर्न पे चल रहा है, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देता, खेल मजाक हंसी कूद, कभी इस चीज़ को ख़राब कर दिया, इस चीज़ को ख़राब कर दिया, तो हम क्या कहते हैं भाई, इसको देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जिस पैटर्न पे चल रहा है, ये जिस पैटर्न पे चल रहा है, आगे जाके ज़रूर ये कोई प्रॉब्लमेटिक ही चीज़ बनेगा। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको एक पर्सन के हिसाब से एग्जांपल दे दी, ठीक है। देखिए मेरे बेटे, अब मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कंटेंट एनालिसिस की बात करूं। टीवी पे बहुत अरसे से एक चीज़ को वो दिखाते हैं कि भाई पाकिस्तान के अगर सोशल जो प्रॉब्लम्स है उनको हमने, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर हमने एड्रेस ना किया, तो पाकिस्तान का हाल भी किस जैसा हो जाएगा, श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अब ये हम कैसे बात करते हैं, ये हम कंटेंट एनालिसिस की वजह से बात करते हैं। देखिए जी, श्रीलंका में ये हिसाब क्यों बना, डॉलर जो था वो उसकी यानी वो एवेल्यूएट हो रहा था, यानी एप्रिसिएशन हो रही थी डॉलर में, उसकी मुसलसल कीमत बढ़ रही थी और जिनको लोकल करेंसी है वो कम हो रही थी। अच्छा, पाकिस्तान में भी ये चीज़ आ रही है कि डॉलर जो है बहुत ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी जो करेंसी है नीचे आ रही है।
ठीक है, अब आप मेरी बात को फॉलो करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कंटेंट एनालिसिस के लिए जब हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इसका क्या बिहेवियर है, ये प्रिडिक्टिव इसकी क्वालिटी है, तो इसका मतलब है आप किसी भी टीवी प्रोग्राम के साथ, किसी भी न्यूज़ के साथ, किसी भी एडिटोरियल के साथ, किसी भी रिटन टेक्स्ट के साथ जो थोड़ा वैलिड हो, आप उसके साथ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को कंपेयर करके एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मेरे बेटे को समझ आ गई बात की। देखिए जी, 2005 में ज़ल्ज़ला आया था तो मुल्क की इकॉनमी ऐसे हो गई, इस तरह हो गया, ऐसे हो गया। अल्लाह ना करे फिर ज़ल्ज़ला आ गया, तो फिर भी उसी पैटर्न पे ऐसे ये चीज़ें हो सकती हैं। मेरे बेटे का लास्ट टाइम 2000 में जैसे सैलाब आया था, उससे फसलें तबाह हो गई, महंगाई हो गई। अब अगर सैलाब आया तो अब तो और भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लास्ट टाइम ये ऐसे। तो बेसिकली कंटेंट एनालिसिस जो है, ये रिसर्चर किसके लिए करता है कि वो पास्ट की किसी चीज़ को देख लेता है कि अगर पास्ट में ऐसा-ऐसा हुआ था, तो अब भी ऐसा होगा। अब इस पे जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा एग्जाम्पल दिया है कि जैसे उन्होंने बताया कि जी पास्ट के हिसाब से बताया कि 2 मुल्कों के दरमियान एक कोई वॉर हुई, तो वो वॉर क्यों हुई? उस वॉर के लिए उन्होंने बताया कि जी पहले स्टार्ट में इन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इस पे डिसएग्रीमेंट हुआ, उसने पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसने ये काम किया, तो इनके आपस में डिसएंगेज हो गए लोग, ठीक है जी। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, होते-होते इस लेवल पर आ गए कि वॉर स्टार्ट हो गई। तो अब मुझे बताएँ इस बात का थोड़ा-सा आइडिया, कंटेंट एनालिसिस का मेरे बेटे को आइडिया हो गया और ये चीज़ समझ में आ गई कि ये प्रिडिक्टिव इसका जो मोड है वो कैसे होता है। ये इसकी स्ट्रेंथ है कि आप इसकी मदद से पास्ट की किसी चीज़ को फ्रेम करके आप प्रेज़ेंट के हिसाब से इसको अप्लाई करके थोड़ा-सा आप यानी जिसे कहते हैं ना वो प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं कि भई अब हमने ऐसे-ऐसे करना ताकि वो इवेंट ना हो जो लास्ट टाइम ट्रिगर हुआ था। इधर तक बात की समझ आ गई? आगे चलते हैं। इसकी दूसरी मेरे बेटे जी स्ट्रेंथ है, कंटेंट एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कांसेप्ट मैपिंग। ये जी पेज ये बंदे का नाम है, रेफरेंस है जी ट्रैक्ड हाउ मीडिया प्रोफेशनल्स पोर्ट्रेट ग्लोबल वार्मिंग इन ऑर्डर टू शो हाउ फार global warming was reported in terms of natural or social causes. The quantification of such behavior allows researchers to draw complex conclusions from quite simple data collection techniques. The use of a standardized framework also means that data can be checked and replicated. मेरे बेटे को समझ आ रही है बात की? अब फिर ये वही बात है। अच्छा देखें एक चीज़ क्या है मेरे बेटे, ज़रा तवज्जो से सुने। एक चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद है, कंटेंट एनालिसिस की जो पहले पढ़ी उसको हम कहते हैं प्रेडिक्टिव मोड। वो हमने पहले समझ लिया कि पास्ट में एक एग्जांपल थी कि इसके साथ ऐसे हुआ और एक वॉर फिर हो गई जनाब, ट्रिगर होगी वॉर, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम इसके जो एक है इसको हम कहते हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग के क्या हिसाब, ये एक टू सिमिलर तो नहीं है लेकिन फ्रैक्शनली हम कह सकते हैं ये भी प्रेडिक्टिव मोड की टाइप ही एक चीज़ है कि देखिए अब वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई किस तरह अभी जो जितने प्रोफेशनल्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को लिंक अप कर रहे हैं कि भाई ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किस वजह से ट्रिगर हो रही है, क्या हो रही है, यानी पोल्यूशन क्यों फैल रही है, हमें क्या-क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्या जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारा एक सोशल इशू है, क्या इकोनॉमिक इशू है? मेरे बेटे को समझ आ रही है बात की? यानी आप अभी ये चीज़ कोई इवेंट हो नहीं, देखें ग्लोबल वार्मिंग से अभी उस तरह सच एज़ बहुत बड़े लेवल पे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भई ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, हमारे पास इसकी पास्ट की एग्ज़ाम्पल नहीं है, ठीक है? लेकिन साइंस ने इतनी एडवांसमेंट किया, फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट ये सब चीज़ें मिला के अब हमें एक आइडिया दे रही है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रही, तो आने वाले 10 या 50 सालों में क्या होगा मेरे बेटे? ठीक है, बहुत ज़्यादा सैलाब आएँगे, बहुत ज़्यादा आपका जो एग्रीकल्चर है वो तबाह हो सकती है, ठीक बात है। अगर हमने इसको रोका बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल सकती हैं, डिज़ीज़ कौन सी मिसाल कैंसर बहुत बढ़ जाएगा, मेरे बेटे ठीक है। तो अब ये है कि इससे आप कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कर सकते हैं, क कि बंदों को आप एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि भई हमने इन चीज़ों से बाज़ रहना है, हमने इनको चीज़ों को एंगेज इन चीज़ों में नहीं होना, ठीक है। तो जो हमने इसको पढ़ा कंटेंट एनालिसिस में फर्स्ट स्ट्रेंथ हमने क्या पढ़ ली, प्रेडिक्टिव मोड पढ़ लिया। सेकंड कंटेंट एनालिसिस में हमने क्या, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है, कि जिसमें प्रोफेशनल यानी पिक्चर्स के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, यानी कैप्शंस के थ्रू वो एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं, एक अपनी जो सोसाइटी है, ठीक है, ग्लोबली तौर पे उसके अंदर एक चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं कि हमने ये काम करना है, ये मेजर्स लेने हैं ताकि वो इवेंट ना ट्रिगर हो जो हो सकता है। इधर तक कोई चीज़ें समझना है, आगे चलते हैं। ले जी अब मेरे बेटे कंटेंट एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं मेरे बेटे। इन सम टाइप ऑफ कंटेंट एनालिसिस रिलायबिलिटी मे बी लिमिटेड बिकॉज रिसर्चर मस्ट टेक सब्जेक्टिव जजमेंट्स अबाउट बिहेवियर, नॉट ओनली do they have to decide which category will and will not be used, they may also have to judge which form of behavior fit which category. This raises questions about whether all observed behavior can be neatly categorized. In this instant, data can be difficult to replicate because different researchers studying the same behavior may not categorize in it the same way. Content analysis does not tell us very much about how and why audience receive, understand, accept,
or ignore themes and pattern discovered by the researcher. This is why content analysis often used in combination with a qualitative method such as semiology. ठीक है, अब मेरे बेटे देखिए जरा गौर से इस चीज़ को भी देख लें। अब इसकी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। देखिए मेरे बेटे, बहुत ही छोटी आपको मैं यानी इसकी आसान से एग्जांपल देता हूँ। देखिए अभी हमने क्या किया कि कंटेंट एनालिसिस में हमने चीज़ों को देखा, हमने उनको ऑब्जर्व किया और उसके हिसाब से एक चीज़ हमने एज्यूम कर ली। अब देखें, मैं एक अगर फॉर इंस्टेंस स्पाइडरमैन मूवी देखता हूँ, तो मैं उसकी जो मेरी परसेप्शन है मैं उसे क्या समझूंगा? मैं कहूँगा यार ये तो एक कार्टून कैरेक्टर है, इसमें तो कुछ भी, इसमें क्या ऐसे हो सकता है, ये ऐसे रियल लाइफ में नहीं ऐसे हो सकता। मेरे बेटे का समझ आ गया। आप रेसलिंग के प्रोग्राम देखते हैं, आप देखते हैं तो आपको पता है यार तो फेक है, सब एक्टिंग है, ये इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, लिहाजा आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर में क्योंकि आपको पता है ये फेक। लेकिन अगर एक बच्चा उसको देखता है, ठीक बात है, अब उसमें इतनी सेंस नहीं है कि ये किस हद तक इसमें ड्रामा है, इसमें आर्टिफिशियल क्या कितने एलिमेंट, कितने परसेंट एलिमेंट जो आर्टिफिशियल है, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। मेरे बेटे को बात की समझ आ रही है? इसका मतलब है कि कंटेंट एनालिसिस में जो चीज़ हम देख रहे होते हैं या जो चीज़ हमें दिखाई जा रही होती है, जो उसको परसीव करना है, जो उसको देखना है, जो उसके ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, या उसके जो रिस्पोंडेंट हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैसेज उनको दिया जा रहा है वो सारे उसको एक ही तरह से लें। एक बच्चे की परसेप्शन एक बड़े के मुकाबले में डिफरेंट होगी। बड़े की परसेप्शन आगे से मेल और फीमेल कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी। एक औरत एक चीज़ को और तरह से देखेगी, मर्द एक चीज़ को और तरह से देखेगा। मेरे बेटे को समझ आ रही है? तो कंटेंट एनालिसिस एक यूनिवर्सल चीज़ है, एक ग्लोबलाइज्ड चीज़ है, एक जर्नल चीज़ है। अब इसमें जो नुकसान है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि कोई भी जो इसको ऑब्जर्व करेगा वो अकॉर्डिंग टू इट्स ओन मेंटालिटी और कैलिबर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो लिहाजा इसका जो हमारे इससे रिजल्ट होंगे मेरे बेटे वो एक्यूरेटली नहीं हो सकते, क्योंकि इसके नतीजे में कोई भी जो एक्शन ट्रिगर होगा उसमें ऑब्वियसली लेवल डिफरेंट होंगे, डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो लिहाजा इसका एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। मेरे बेटे आज हम दूसरा अब नई चीज़ करें, कंटेंट एनालिसिस की समझ आ गई। ये हमने जो चीज़ पढ़ी है किसके अंदर पढ़ी है मेरे बेटे? ये हमने रिसर्च मैथड्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अब एक नई चीज़ हम पढ़ें, जैसे क्वेश्चन एक चीज़ थी, आप खुद से प्रैक्टिकली तौर पे करते हैं, स्ट्रक्चर इंटरव्यू दूसरी चीज़ थी, कंटेंट एनालिसिस तीसरी चीज़ थी। अब हम इसी में प्राइमरी डाटा की कलेक्शन के अंदर हम चौथी चीज़ करें जो कि रिसर्चर ने खुद करनी है। और वो क्या चीज़ आ जाएगी मेरे बेटे? वो आपका आ जाएगा जी एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेरिएबल्स, थिंग्स दैट कैन चेंज अंडर कंट्रोल कंडीशन। द रिसर्चर चेंज manipulates independent variable to see if they produced a change in dependent variables that are not changed by the researcher. Any changes must be caused by a change in the independent variable. अब variables क्या चीज़ें हैं? Factors that can be changed, manipulated by the researcher to understand their effect on behavior. अब देखो मेरे बेटे एक्सपेरिमेंट से क्या मुराद है? देखें, एक चीज़ है जो वेरिएबल है, ठीक है मेरे बेटे। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है वो एक वेरिएबल है। देखें, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी जो एक्सेस है उस चीज़ की तरफ, यानी वो आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है मेरे बेटे। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। आपकी एज आपका एक वेरिएबल है। एक इस एज का बंदा किसी भी चीज़ को देखेगा, एक एक्सपेरिमेंटेशन से वो उसको और तरह से देखेगा। एज, आपकी जेंडर मेरे बेटे, ठीक है, ये वेरिएबल्स है डिफरेंट, ठीक है। मनी आपका सोशल स्टेटस क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जो वेरिएबल्स हैं, अब एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि कोई बंदा, कौन सा बंदा किस लेवल पे एक्सपेरिमेंट करे। एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसकी लिमिटेड अप्रोच होगी, मिसाल मेरे बेटे को, ठीक है। और एक बड़ा करेगा तो ऑब्वियसली वो उसकी मजीद डेप्थ में जाएगा कि भाई ये चीज़ ऐसे क्यों ट्रिगर हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे। एक्सपेरिमेंट्स देयरफॉर आर बेस्ड ऑन चेंजिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मेजरिंग एनी सब्सिक्वेंट चेंज in a dependent variable. This relationship can be one of the two types. एक तो है जी correlations. Correlations क्या है? Occur when two or more things happen at roughly the same time. These only suggest a relationship, however, because it is possible for them to occur by chance. For example, waking up in bed fully clothed may correlate with feelings unwell, but that does not mean the former caused the latter. The third factor, such as drinking a lot of alcohol the previous evening, might be a cause of both. ठीक है मेरे बेटे। अब इसमें इन्होंने एग्जाम्पल तो बार अपने हिसाब से दिया, लेकिन वो क्या बता रहा है कि बाज़ औक़ात क्या होता है। देखिए बेटे, मैं जब भी लेट उठता हूँ तो मेरा मूड अच्छा नहीं होता है, जब मेरा मूड अच्छा नहीं होता है तो मेरा अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक चीज़ को रिलेट होगी ना कि मुझे पता है क्यों। अब देखिए, मैं लेट उठता हूँ तो मुझे रश में जाना पड़ता है, टाइम शॉर्ट होता है, मैं ड्राइविंग के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, एक्सीडेंट। तो इसका मतलब है लेट उठना, ठीक है, रैश ड्राइविंग, ये एक तीसरी चीज़ को ट्रिगर करता है, एक्सीडेंट, ठीक है मेरे बेटे। और उसके बाद जी दूसरा जो इसमें हम रिलेशनशिप के एक कोरिलेशन की कोई दो चीज़ें एक ही वक्त में ट्रिगर हो रही हैं और बाय चांस आप इसको प्लान नहीं कर रहे,
प्लान नहीं कर रहे, कोई रिलेशनशिप में आप प्लान नहीं कर रहे, बाय चांस हो रही है। उसमें कॉजेशन यानी एक के कॉज से दूसरी चीज ट्रिगर हो रही है। कॉजेशन इन्वॉल्व्स द आइडिया दैट व्हेन वन एक्शन अकर्स अनदर अलॉ follows, always follows. Casual relationship are powerful because they allow a researcher to predict the future behavior of something. Causation की definition है the idea that when one action occurs, another always follows because the later is caused by the former. अब ये पता है ना, former पहले को और later बाद में को कहते हैं. It is not always easy to distinguish between correlation and causation in the real world of sociological research because things often happen at the same time by chance or coincidence. ठीक है. However, there are two ways to separate correlation from causality. देखिए, टेस्ट एंड रीटेस्ट अ रिलेशनशिप. आपने किसी भी चीज़ को बार बार करना है तो आपको पता चलेगा मेरे बेटे कि ये कोरिलेशन है या ये कॉजेशन है. द मोर times a test is replicated with the same result, the greater the chances that the relationship is casual. यानी कहने का मकसद आपके किसी cause के साथ है. और use different groups which exactly the same characteristics. An experimental group whose behavior is manipulated, a control group whose behavior is not. अब देखो मेरे बेटे क्या कहना क्या वो बताना क्या चाह रहे हैं. एक्सपेरिमेंट में आप एक जगह पे करते हैं. अगर मिसाल के तौर पे जैन का बताने का क्या मकसद है, वो कह रहे हैं कि फ़र्ज़ कर मैंने एक जगह पे एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका एक मेरे पास रिजल्ट है. ठीक है मेरे बेटे, मैंने उसी एक्सपेरिमेंट को एक और जगह पे एक डिफरेंट ग्रुप के साथ किया है तो भी रिजल्ट वो है. तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है ये कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि मैंने कोरिलेशन की आपसे क्या बात की थी. कोरिलेशन जो है वो मेरे बेटे क्या है, कोरिलेशन क्या चीज़ है कि हमेशा वो चांस से होता है. लेकिन जो कॉजेशन है, कॉजेशन हमेशा कॉज से होता है. तो देखिए कॉज जो है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक फिक्स पैटर्न में है तो फिर वो कॉज के थ्रू होगी. मेरे बेटे समझ आ गई. जैसे मिसाल के तौर में टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. अब ये एक लॉ है, ठीक है, जो एक कॉज है. अब कुछ भी करे, कोई एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा जरूर मेरे बेटे, ठीक है. तो ये क्या चीज़ है, ये कॉज है. तो कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर उसका डिफरेंट आप उसके ग्रुप्स को चेंज करके करते हैं और आपका रिजल्ट सेम आता है तो इसका मतलब ये क्या चीज़ है, कॉज है. और कोरिलेशन क्या है कि अगर आप बाय चांस कोई चीज़ आपकी सेम आ जाती है. मिसाल के तौर पे देखें, अब मैं बताता हूँ आपसे, यानी एक बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूँ. देखिए जी, 2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, बहुत ही लायक हैं. मुझे कंफर्म है इस बात का कि जब एग्जाम हो गई तो हमेशा पूरे नंबर लेंगे. ठीक बात है. तो अब ये कॉज है. कॉज से मुराद है कि भाई कि मुझे पता है ये मेहनत करते हैं, दे आर हार्ड वर्किंग वर्कaholic. उन्होंने किया और जनाब उनका रिजल्ट, तो मेरा उनका एक इम्पैक्ट बन गया मेरी नज़र में कि हमेशा पूरे नंबर लेंगे. और अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा नालायक है, वो बाय चांस लोग, हम उसको क्या कहेंगे, लो जी ये तो बाय चांस ही आज इसके नंबर ज़्यादा आ गए. तो हमारा यानी वो बाय चांस होगा, कभी एक आध दफ़ा हो सकता है. ठीक है. तो मेरे बेटे यहाँ तक कोई चीज़ें समझना आई. अब एक्सपेरिमेंट में आगे से हमारे पास डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हैं. कुछ हैं जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है, कुछ हैं जो हम लैब में जाकर करते हैं. लो जी लैब एक्सपेरिमेंट्स जी, बेंड्यूरा, अच्छा, बोबो डोल experiment designed to measure the relationship between media violence and violent behavior in young people used 4 groups. 3 experimental groups were shown a film depicting different type of violence. A control group was not shown violent behavior. अब उन्हें देखे जी, एक लैब के यानी है एक्सपेरिमेंट है मेरे बेटे, हम उसको पढ़े हैं. और ये क्या है जी, बेंड्यूरा है जिसने इसके ऊपर रिसर्च की और उसने कहा कि जी 4 ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने ये रिसर्च की. 3 जो थे एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स पर शोन, उनको एक फिल्म दिखाई गई जिसमें डिफरेंट टाइप का वायलेंस था और एक कंट्रोल ग्रुप था जिसको वायलेंस वाली फिल्म या उनको वायलेंस बिहेवियर नहीं दिखाया गया. ईच ग्रुप वाज ऑब्जर्व टू सी वेदर दोज शोन वायलेंट बिहेवियर then played violently with a specially designed inflatable doll. मेरे बेटे, the experiment groups demonstrated violent behavior but the control group did not. This suggested at worst a correlation and at best a casual relationship between seeing violence and acting violently. A control group can be used to check that changes in the experimental group behavior were not the result of the chance. Without a control group, Bandura could not have been sure that the violent behavior of the group shown violent films was not simply their normal behavior. This research is an example of laboratory experiment, one that take place in a closed environment where conditions can be precisely monitored and controlled. This ensure that no outside or uncontrolled variable affect the relationship between the dependent and independent variable. अब देखो मेरे बेटे, अब ये जो लैब एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने क्या चीज़ बताई. उसने कहा कि एक बंदे ने 4 ग्रुप्स थे, 3 ग्रुप्स को उन्होंने देखे. मेरे बेटे, आप अभी बच्चों को भी देखें. अगर आप बच्चों को छोटी सी उम्र में ये कार्टून्स, ये मूवीज़, ये पबजी और इस तरह के ये देखते रहेंगे ना प्रोग्राम, आप देखें इनके अंदर एक एग्रेशन डेवलप हो जाएगा. तो जब आप किसी को एक चीज़ का यूज टू कर देते हैं,
ठीक बात है। तो अब वो नेचुरल बिहेवियर में भी बच्चा, जब एक बच्चा जो है वो 1 महीने 2-3 महीने तक एक स्पेसिफिक यानी कार्टून या मूवीज़ देखता रहेगा, वायलेंट वाली मूवीज़ देखता रहेगा जिसमें एक्शन है बहुत ज़्यादा, तो आप देखिए बच्चा क्या करेगा, बच्चे का जो बिहेवियर होगा वो भी ऐसे ही हो जाएगा और वो नेचुरली तौर पे जो उसका नेचुरल वे है ना, मेरे बेटे वो चेंज हो जाएगा उसका। यानी वो अगर उसने कोई चीज़ लेनी भी होगी तो पुकार के चीख-चीख के करेगा, किसको कॉपी करेगा, जो वो देख रहा होगा, ठीक है? लेकिन इसके बरअक्स वो बच्चा जिसको आप उस तरह की मूवीज़ नहीं दिखाते, वो थोड़ा-सा पीसफुल रहेगा। वो अपनी चीज़ों को यानी उस तरह यानी स्क्रीमिंग नहीं करेगा, क्राइंग नहीं करेगा, यानी ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली मेरे बेटे ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बिहेवियर के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो जिस किस्म का आपको बिहेवियर प्रोवाइड किया जाता है मेरे बेटे, उस तरह का आपके पास आगे से फिर हम यानी जिस तरह का ऑब्वियसली बात है कि आप इनपुट देंगे उस तरह का आपको आउटपुट आएगा। अच्छा मेरे बेटे इसके अलावा आप देखें एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ आ गई है मेरे बेटे, फील्ड है, नेचुरल एक्सपेरिमेंट है, लैब एक्सपेरिमेंट्स आर रेयर इन sociology because they raise ethical issues and question about validity. Therefore, a more common type is called field experiment, which is conducted outside of a closed controlled environment. अब देखो मेरे बेटे सोशियोलॉजी, जैसे हम कहते हैं ये एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस है तो इसके एक और बड़ा फैक्टर क्या है मेरे बेटे कि इसमें जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ज़्यादातर फील्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप बाहर जा रहे हैं, क्वेश्चनर लेके जा रहे हैं, आप बंदों से बिहेवियर पूछते हैं, आपके साथ ऐसे, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जॉब टाइमिंग खुश है, इन्फ्लेशन तो ज़्यादा नहीं है। यानी sociology is all about the social behavior. It's all about the interaction between the within the people. तो इसके लिए सोशियोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, रिसर्चर सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करेगा, किसको करेगा, अपनी इंटरेक्शन को करेगा कि जितना ज़्यादा उसका बंदों के साथ इंटरेक्ट होगा उतनी ज़्यादा वैलिडिटी होगी, उतना ज़्यादा जो उसका ऑब्जेक्टिव है मेरे बेटे रिसर्च का वो मीट करेगा। ठीक है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट्स दैट टेक प्लेस इन द रियल वर्ल्ड बियॉन्ड द क्लोज controlled environment of the laboratory. It is very difficult to control all possible independent variables in a natural setting, which means that natural experiments tend to establish correlationship rather than causation. However, the basic principle of the experiments are the same. Researchers use dependent and independent variables to test hypothesis. ठीक है बच्चे, अब देखिए to test the hypothesis that teachers जी बच्चे sorry expectation influence how well their pupil do in the school. रोजेंथॉल, बंदे का नाम है एंड जैकबसन, ठीक है, ये दो बंदे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कंडक्टेड अ स्टडी ऑफ low educational achievement in Mexican children. The dependent variable was their level of achievement and the independent variable was the expectation teachers had about the ability of their pupil. Rosenthal and Jacobson manipulate the independent variable by pretending to be psychologists who could, on the basis of sophisticated IQ tests, identify children who would display dramatic intelligence growth. In fact, they tested the pupil and then randomly classed some students as later developers. The researcher informed the teacher of their findings. They retested the pupil at a later date, ठीक है, and discovered that the IQ score of those people whose teachers believed were late developing high flyers had significantly improved. अब देखो बेटे इन्होंने एक छोटी सी बात किया, देखें ये अभी जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, ये दो बंदे जिन्होंने इसको टेस्ट किया मेरे बेटे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैक्सिकन स्कूल के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया। देखो मेरे बेटे एक ज़रा चीज़ मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा भी हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ का थोड़ा आइडिया हो रहा है ये वेरिएबल्स क्या चीज़ है, थोड़ा सा आइडिया हो रहा है वेरिएबल्स क्या। देखो बच्चे अब देखिए मैंने ये चेक करना है, कि एक 10 साल के बच्चे का IQ लेवल क्या है, ये मेरा रिसर्च है। मेरा रिसर्च क्या है, मैंने चेक करना है कि एक 10 साल के बच्चे का IQ लेवल क्या है। अब ये रिसर्च हो गया, इसमें वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं कि वो बच्चा क्या एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है वो चीज़ जो आपकी रिसर्च को मुतासिर कर सकती है। अब देखें एक 10 साल का बच्चा जिसके पास फॉर इंस्टेंस इसको मोबाइल भी ऑपरेट नहीं करना आता, जिसके पास चीज़ों का एक्सपोजर ही नहीं है, ठीक है, तो उसका IQ लेवल तो वो जो एक मेरा एक स्टैंडर्डाइज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जिसके ज़रिए मैं ये देखूंगा कि इसका IQ लेवल क्या है, तो वो बच्चा तो क्वालिफाई नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल ये है कि एक बच्चा जो गांव में रहता है, जिसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसके पास ऐसे टीचर्स ही नहीं है कि जो उसको अच्छे तरीके से समझा सकें, तो क्या आप समझते हैं कि वो इंग्लिश के किसी टेस्ट में पास हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है वेरिएबल को अंडरस्टैंड करने के लिए हर वो चीज़, हर वो फैक्टर जो किसको इफेक्ट कर सकता है मेरे बेटे, किसको इफेक्ट कर सकता है, जो रिसर्चर की किसी भी मोड को इफेक्ट कर सकता है। अब मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, मैंने आपसे क्या किया कि मैं बच्चों का IQ टेस्ट करना चाह रहा हूँ, चेक करो कि स्कूल में बच्चों का बिहेवियर कैसा है। अब देखिए अगर मेरा है कि जी देखें जी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, इनके जो बच्चे इनका बिहेवियर कैसा है। फॉर इंस्टेंस
तो मेरे बेटे देखिए मेरे पास अब क्या है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा बच्चों का बिहेवियर मैंने जानना है। ये देखूंगा कि जो ब्रांडेड स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक बात है, उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो ऑब्वियसली आप देखिए उनका बिहेवियर जो है ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होगा उन स्कूल से कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ते हैं। वजह इसलिए कि वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल इनमें होगा कि दोनों का यानी जो सोशल स्टेटस क्या है। वो गाड़ी पे आते हैं, वो पैसे वाले हैं, उनके पास हर किस्म के गैजेट्स मौजूद हैं, उन्हें वालिदैन की तरफ से परमिशन है। मेरे बेटे को समझ आ रही है बात की? इसी तरह देखें, अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये फैमिली से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर देखें, कुछ भी हो जाए, हम फीमेल जो हमारी यानी आई मीन कोई डॉटर है, किसी की यानी सिस्टर है या वाइफ है, यानी एक नॉर्मली तौर पे एक देहात में रहता है, ये एक अच्छा नहीं समझा जाता कि रात को 10 बजे के बाद वो बाहर जाए, नहीं अच्छा समझा जाता, ठीक है? अब देखें, अब ज़ाहिर बात है वो चीज़ उसके पास एक फ्रीडम, इसको हम फ्रीडम का नाम देंगे शहर के हिसाब से कि भाई आपके पास कितनी फ्रीडम है कि आप हर जगह अपने तौर पे मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इसी चीज़ को हम देहात के हिसाब से या रूरल एरियाज़ के हिसाब से बात करेंगे तो इसका इम्पैक्ट डिफरेंट है। उसको ये फ्रीडम का नाम नहीं देंगे, बल्कि इसको वो एक गैरत का नाम देंगे कि ये क्या जी मर्द के बगैर बाहर जा रही है। मेरे बेटे को समझ आ रही है बात की? तो बेसिकली जो पॉइंट मैं आपके साथ रेस करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को जब कोई रिसर्चर कंडक्ट कर रहा है तो उसमें कौन-कौन से वेरिएबल्स, कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको मुतासिर करते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं जो उस एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। अब कुछ वेरिएबल्स जो है उस पे वो क्या हो सकते हैं मेरे बेटे? वो डिपेंडेंट हो सकते हैं और कुछ वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यहाँ तक थोड़ा-सा कुछ मेरे बेटे को वेरिएबल के हिसाब से आइडिया हुआ? हाँ, हो रहा है मेरे बेटे? ठीक हो गया। अब अच्छा जी, जो हम इसमें एग्ज़ाम्पल थी उसकी तरफ थोड़ा-सा स्विच करते हैं दोबारा से। एग्ज़ाम्पल हमने क्या पढ़ी? हमने कहा कि हम एक स्कूल का उन 2 बंदों ने टेस्ट किया, उन्होंने देखा कि इनका आईक्यू लेवल क्या है। अब जब उन्होंने उनके आईक्यू लेवल को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट किस्म के छोटे-मोटे से एक्सपेरिमेंट किए, क्वेश्चन रेज़ किए, देखिए कि वो कितना ज़्यादा एजाइल है, कितना क्विक है रिस्पॉन्स के हिसाब से। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि ये तो इतने क्विकली किसी भी चीज़ को आंसर करते हैं, फिर उन्होंने एक छोटा-सा एस्टिमेशन बना लिया। एस्टिमेशन बनाने से क्या मुराद है कि भई जो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, हम कह सकते हैं कि उनका आईक्यू लेवल बेहतर है। उन्होंने उनको एक स्पेशल क्लास में यानी उसको उनको एक स्पेशल क्लास उनके लिए एलोकेट कर दी कि भाई अब उनके ऊपर थोड़ी-सी हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि 1 महीने, 2 महीने के बाद जब उन्होंने दोबारा से इनका टेस्ट लिया, तो वो यानी हाई अचीवर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है? अब बताने का मकसद क्या है कि अगर आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलें, आपको प्रॉपर आपके साथ एक यानी आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, ठीक है? तो आप एक अच्छा बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं। इसका मतलब है कि कुछ वेरिएबल्स के ज़रिए आप किसी भी बंदे की जो बिहेवियर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मेरे बेटे समझ आ गई? तो अब हम अगर इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखें, हम एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने डिफरेंट बंदों से पूछा, गाँव के बंदे से, एक पढ़े लिखे गाँव के बंदे से पूछा, गाँव के चौधरी से पूछा, हमें डिफरेंट फीडबैक्स मिले। मैम ठीक है? जब हमने डिफरेंट फीडबैक ले लिए तो हमने एक एक छोटा-सा हमने अपने ज़हन में आइडिया बना लिया कि जो इस ऐज का है उसकी अप्रोच ऐसी है, जो इस ऐज का है उसकी अप्रोच ऐसी है, जो जिस सोशल क्लास से है उसकी अप्रोच ऐसी है। तो इसका मतलब ऐज फैक्टर क्या होगी? वेरिएबल। स एजुकेशन क्या होगी? वेरिएबल। इसका मतलब मेल फीमेल क्या होगी? जेंडर क्या होगी? वेरिएबल। यहाँ तक कोई चीज़ जो मेरे बेटों को अब समझ नहीं हो। नुमान आगे चलते हैं। ले जी लास्ट गारफिंकेल, ठीक है? ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट शो हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट रियलिटी थ्रू एवरीडे रूटीन and assumptions. In one experiment, student researcher, the independent variable were seen home with जी मेरे बेटे with instructions to behave as if their parents, the dependent variable, were strangers, and to observe and record how the parents behave change towards their oddly behaving offsprings. अब देखिए एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये लास्ट में बेटे, उसके बाद फिर मैं इसको ना रैप अप कर दूंगा इस पूरे के पूरे केस को, ठीक है? अब उसने क्या जी, गारफिंकल्स जो है इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और इसने पता है क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने कहा कि एक दिन के लिए जैसे, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया? उसने कहा कि बच्चों को, उन्होंने कहा जो स्टूडेंट्स हैं कि भी आपने घर में रहना है और आपने ऐसा बिहेव करना है कि जैसे जो आपके पेरेंट्स हैं ना वो आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं। जरा एक्सपेरिमेंट क्या किया? स्टूडेंट्स ने घर में रहना है और घर में रहकर उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेव करना है कि ये इनके पेरेंट्स नहीं बल्कि इनके लिए क्या है? स्ट्रेंजर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की। एक तो जो पेरेंट्स थे जो कि उस वक़्त टेम्परेरी तौर पे उनके लिए स्ट्रेंजर्स थे, क्या उनके बिहेवियर में कोई चीज़ चेंज आई कि नहीं आई? एक। और दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स थे, जो जो जिन्हें अपने पेरेंट्स को स्ट्रेंजर कंसिडर कर रहे थे, क्या उनके बिहेवियर में चेंज आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब है आपकी जो एनवायरनमेंट है, ठीक बात है, जो आपकी एनवायरनमेंट है ये भी एक
वेरिएबल है, ठीक है मेरे बेटे। और देखें अब ये जो, लेकिन अब अगर आपसे मैं पूछूं क्या जो आपके इन्वायरमेंट है वो एक यानी क्या हम कहते हैं क्लोज वेरिएबल है, क्लोज से मुराद है कि डिपेंडेंट है आप उसके ऊपर ना, ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं, आप अपनी इख्तियार से तो इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। देखिए जो डिपेंडेंट चीज़ है ना, मैं बेटा देखिएगा डिपेंडेंट क्या चीज़ है, जब हम लैब के अंदर कोई चीज़ करें तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आपने एक स्पेसिफिक माहौल के अंदर ही वो एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन जब आप बाहर आ जाते हैं, ओपन फील्ड में आ जाते हैं, तो फिर आप उस तरह से आप यानी उसको फिर हम अपनी तरीके से किसी हद तक मैनेज कर सकते हैं, पार्शली मैनेज कर सकते हैं, पार्शली मैनेज कर सकते हैं। हाँ मेरे बेटे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सोशल बिहेवियर एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। ले जी अब इसकी स्ट्रेंथ क्या, अब हमने एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि अभी तक हमने जो फील्ड एक्सपेरिमेंट किया, हमने लैब एक्सपेरिमेंट किए, जितने किस्म के एक्सपेरिमेंट की इनकी स्ट्रेंथ क्या मेरे बेटे। लैब एक्सपेरिमेंट्स कैन ईजियर टू रेप्लिकेट देन फील्ड एक्सपेरिमेंट बिकॉज द रिसर्च हैज मोर कंट्रोल ओवर बोथ द रिसर्च कंडीशन एंड द वेरिएबल्स बीइंग टेस्टेड। अब देखिए जो लैब है ना, नॉर्मली तौर पे देखिए जितने साइंस के आपके होते हैं एक्सपेरिमेंट वो लैब में ही होते हैं, ठीक है। जैसे मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ, आप हम क्या कहते हैं जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, हम इसको 10 भी अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन 9.8 जैसे पाई क्या है जनाब 3.1415 एक्सेट्रा सब एग्जैक्ट, यानी जो लैब वाले हैं वो एग्जैक्ट है, वो स्टैटिस्टिकल है, वो साइंटिफिक हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। लेकिन जो फील्ड में आते हैं वो जरा थोड़े से हमारे पास ओपन होते हैं इस हिसाब से। आप देखें स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च कंडीशंस गिव एक्सपेरिमेंट्स अ हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। एक्सपेरिमेंट्स कैन आल्सो क्रिएट पावरफुल हाईली वैलिड स्टेटमेंट्स अबाउट बिहेवियर बेस्ड on cause and effect relationship that can be extended from the lab to understand people's behavior in the real world। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या, एक तो जो लैब में कर रहे हैं उसमें आपके पास एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकल डाटा आएगा, और एक जो ओपन रियल वर्ल्ड के अंदर है, रियल वर्ल्ड में बिहेवियर आएगा, रियल वर्ल्ड में बिहेवियर आएगा, और लैब में डाटा आएगा, स्टैटिस्टिकल डाटा आएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इनकी लिमिटेशंस भी कुछ है मेरे बेटे। इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर इवन इन अ लैब सेटिंग। अ सिंपल अवेयरनेस ऑफ बीइंग स्टडीड फॉर एग्जांपल मे इंट्रोड्यूस an uncontrolled independent variable into an experiment। The Hawthorne effect, मेरे पे ये जबरदस्त definition है। Hawthorne effect, the observer effect, named after the study by Mayo, बंदे का नाम है, at the Hawthorne factory in Chicago, refers to change in people's behavior directly resulting from their knowledge of being studied। The working condition at the factory were manipulated in different ways, such as changing the brightness of the lightning and the temperature in the factory. However, the results were always the same. The productivity of the workers increased. As Draper argues, the important effect here was the feeling of being studied। Hawthorne effect की definition क्या है? Changes in people's behavior that result from their knowledge of being observed। मेरे बेटे इधर देखें, नॉर्मली तौर पे आप देखें, अगर मैं इसके बगैर हूँ, कैमरे के बगैर हूँ, तो देखिए मेरा थोड़ा सा बिहेवियर डिफरेंट होगा, लेकिन जो मेरे सामने कैमरा आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है यानी थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा कि यार कैसा लग रहा हूँ, कैसा देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, ये ग्लासेस सही है, बाल ठीक बने, ये एक जनरली तौर पे यानी किसी हद तक परसेप्शन एक होती है। अब जो हैथॉर्न इफेक्ट है उसमें बेसिकली उन्होंने मेरे बेटे चीज़ क्या किया, देखें, चेंजेस इन पीपल बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ बीइंग ऑब्जर्व। जब आप किसी को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, देखिए मैं आपको ऑब्जर्व करूँ, मैं बेटे अब आपने मुझे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, तो जब मैं कहूँगा ना आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, तो नॉर्मली तौर पे अगर कैमरे के बगैर तो आप मुझे रोज़ रिस्पॉन्स करते हैं, देते हैं ना, रिस्पॉन्स देते हैं, सर इसमें ऐसा ऐसा, लेकिन जो ही मैं कहूँगा अब आपने बोलना है तो आप थोड़ा सा आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि क्या मैं इंग्लिश ठीक बोल रहा हूँ, क्या मेरा एक्सेंट ठीक है, अगर कोई बंदा सुनेगा तो क्या मेरे यानी मुझे थोड़ा सा मैं शाइनेस, अब में शाइनेस आ जाती है, ठीक है। तो हैथॉर्न इफेक्ट बेसिकली क्या है, ये वो इफेक्ट है जो हमें किस में नजर आता है, ऑब्जर्वर में नजर आता है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब ऑब्जर्वर को पता चलता है कि भाई मुझे स्टडी किया जा रहा है, ऑब्जर्वर को जब पता चलता है कि मुझे स्टडी किया जाता है, थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाता है। तो जब थोड़ा सा कॉन्शियस होता है तो उसके नतीजे में जो हमें जो एक नई चीज़ बिहेवियर में नजर आती है उसको हम क्या कहते हैं, हेथॉर्न इफेक्ट कहते हैं। द इकोलॉजिकल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैन आल्सो बी क्वेश्चनड बिकॉज दे टेक प्लेस इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज एन अनयूजुअल सिचुएशन एंड रिस्पोंडेंट्स may behave differently in a laboratory or field setting. One solution to this problem is to conduct the experiment secretly, as in the case of Milgram or Rosenhan, but these raises ethical questions about the right to experiment on people who may be unwitting or unwillingly participant। अब वो मुझे एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखें ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब देखें हमने क्या चीज़ पढ़ी, हैथॉर्न इफेक्ट की समझ आ गई, आपके सामने कैमरा, जी आज हम आपसे ये क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं, आप देखते हैं आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो ही आपका कैमरा आ गया, अब आप जरा सीरियस हो गए, तो पॉसिबिलिटी है फिर आप वो नहीं बोलेंगे जो आप बोलना चाह रहे हैं, फिर आप वो बोलेंगे कि जो थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाएगा। अब वो कहते हैं कि अच्छा इसका सोल्यूशन किसने निकाला, फिर एक मेरे बेटे ये अब थोड़े से हमने याद भी करना है,
ठीक है, रेफरेंसेस याद करेंगे तो फिर मार्क्स अच्छे आएंगे। जैसे मिलग्राम और रोजनहान, ये 2 बंदों ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या पता क्या करना चाहिए? अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ना, तो इसका एक हल ये भी है कि अगर हम चाहते हैं कि एक वैलिड और एक रिलायबल आंसर चाहिए, तो फिर हमें ऐसा करना चाहिए जैसे आजकल प्रैंक्स में नहीं होता, कभी आप कैमरा किसी जगह पे फिक्स कर देते हैं, ठीक बात है, तो कैमरा किसी जगह पे फिक्स कर देते हैं और बंदों से पूछते हैं, अच्छा इस बारे में आपका क्या हाल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं एक ये भी चीज़ हो सकती है कि आप जब बंदों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें, तो आप क्या करें कि आप जो कैमरा है उसको यानी ऑफ स्क्रीन कर दें कि किसी को पता ना चले कि आपके साथ बात की जा रही है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं इसमें छोटा-सा है, इसमें मोर प्रोबेबली ये हो सकता है कि आपको रिज़ल्ट तो ज़रा जेन्युइन से मिल जाए, रिलायबल रिज़ल्ट्स आ जाए, ठीक है? लेकिन ये किसी हद तक अनएथिकल हो सकता है कि कोई बंदा आपसे अगर कोई चीज़ अपनी शेयर कर रहा है, ठीक है? और वो इस चीज़ को ज़हन में रख के शेयर कर रहा है कि कौन सी चीज़ कोई आई मीन इसको सोशल मीडिया पर आप चलाएँगे कि नहीं चलाएँगे, तो ये एक थोड़ा-सा इसमें इश्यू है कि वो कहते हैं यानी एथिकल थोड़ा-सा इश्यू बन जाता है कि कई बंदे वो विलिंग नहीं होते कि उनकी चीज़ को उस तरह पब्लिक किया जाए। तो ये इसमें एक है। मेरे बेटे आज जो हमने है तकरीबन मेरे बेटे कह सकते हैं कि जो प्राइमरी क्वालिटेटिव डाटा है ना, जो इसके मेथड्स हैं मेरे प्यारे बेटे, 1 मिनट सिर्फ ठहर जाएँ। इसको हमने कल इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर लेंगे। इसमें सिर्फ हमारे पास एक चीज़ रह जाएगी जिसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सर्विस। हम इसको करेंगे तो कल हमारा इंशाल्लाह जो वीडियो है उसमें हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, क्वालिटेटिव जो मेथड ऑफ रिसर्च है उसका जो प्राइमरी फैक्टर है हम उसको खत्म कर लेंगे। ये वो चीज़ें लॉन्गिट्यूडल जब हम कल पढ़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा कि वो सारे के सारे काम जो रिसर्चर खुद कर रहा है, फिर हम उसको हम तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो इसका स्टार्ट होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी यानी मेथड कि जिसमें जो रिसर्चर है वो किसी और से हेल्प कर रहा है। जज़ाकल्लाह मेरे बेटे, रिवाइज़ अच्छी तरीके से करते रहिएगा।